हेलो दोस्तों, मैं हूँ पुरीशा और आज हम बात करने वाले हैं आदर्शवादी उपागम के बारे में। आदर्शवादी उपागम जो कि आपके नेट का जो आईआर का आपका यूनिट है, तो उस यूनिट का जो आपका पहला टॉपिक है वो अप्रोचेस का ही है। उसी में से एक अप्रोच है आदर्शवादी उपागम, आइडियलिस्ट अप्रोच। तो आज हम पढ़ने वाले हैं आइडियलिस्ट अप्रोच के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि आदर्शवाद क्या है। आदर्शवाद आपको सबसे पहले ध्यान रखना है। जब तक आप आदर्शवाद को नहीं समझेंगे तब तक आप आदर्शवादी उपागम को भी नहीं समझ पाएंगे। तो सबसे पहले हम आदर्शवाद की बात करते हैं। आदर्शवादी जो लोग होते हैं या आदर्शवादी जो एक विचारधारा है, उसका मानना है कि मानव व्यवहार बहुत अच्छा होता है, ह्यूमन नेचर बहुत अच्छा होता है और मनुष्य क्या है, मनुष्य एक नैतिक प्राणी है। तो मनुष्य एक नैतिक प्राणी है और ह्यूमन नेचर बहुत अच्छा है। तो पहला फोकस तो इनका इस बात पे रहता है। दूसरी क्या बात करते हैं लोग, दूसरी बात करते हैं कल्पनावादी, कि ये क्या होते हैं, कल्पना में जीने वाले लोग होते हैं। आदर्शवादी हमेशा कल्पना में जीते हैं। वो कल्पना करते हैं कि सोसाइटी इस तरीके की होनी चाहिए और मनुष्य अगर एक नैतिक प्राणी है तो जो हमारे अंतर्राष्ट्रीय संबंध हैं वो भी क्या होने चाहिए, नैतिकता पे आधारित होने चाहिए, यानी कि वो भी नैतिक होने चाहिए। और जब नैतिक होंगे, नैतिक का मतलब क्या होता है कि अच्छा, नैतिक चीज़ें जो होती है, नैतिक हर चीज़ में अच्छाई को ढूंढता है। मनुष्य व्यवहार अच्छा है, अंतर्राष्ट्रीय संबंध अच्छे हैं, उनमें कन्फ्लिक्ट नहीं होना चाहिए, वॉर नहीं होना चाहिए। तो वो इस तरीके की बातें करते हैं कि एक कल्पनावादी समाज की बातें, कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में कन्फ्लिक्ट बिल्कुल नहीं होना चाहिए और अनैतिकता बिल्कुल नहीं होना चाहिए और हिंसा बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। तो अहिंसावादी ये लोग होते हैं। तो ये आपकी दो बातें हो गई। दूसरी बात हम करते हैं उपागम के बारे में, कि उपागम क्या है, उपागम का मतलब क्या होता है। देखिए, उपागम को यहाँ पे हम दृष्टिकोण भी कह सकते हैं। तो इसकी जगह पे दृष्टिकोण भी लिखा होता है। तो दृष्टिकोण क्या होता है, किसी भी चीज़ को आपका देखने का नज़रिया। जैसे कि हम आदर्शवाद की ही बात कर रहे हैं, तो ये जब इंटरनेशनल जो रिलेशन है तो उसमें जो कन्फ्लिक्ट होते हैं, ये क्या कहते हैं कि कन्फ्लिक्ट नहीं होना चाहिए। तो ये क्या है, इनका दृष्टिकोण है कि जब मनुष्य अच्छा है, इनकी नज़रों में मनुष्य अच्छा है। वहीं आप इसके आगे आप अगर आप यथार्थवादी अप्रोच को पढ़ोगे तो यथार्थवादी अप्रोच क्या कहता है कि ह्यूमन नेचर गलत है, ह्यूमन नेचर स्वार्थी है और मनुष्य क्या है, मनुष्य को सिर्फ अपना भला करना होता है। तो उसको सिर्फ अपनी भलाई से मतलब है और वो शक्ति पे ज़्यादा बल देते हैं। तो वही ये क्या है, दोनों के अपने अपने दृष्टिकोण हैं। आदर्शवादी कुछ मानते हैं और जो यथार्थवादी हैं वो कुछ मानते हैं। तो दोनों की क्या है, सोच अलग अलग है। तो दृष्टिकोण दर्शाता है कि आपका किसी भी सब्जेक्ट के बारे में, किसी भी टॉपिक के बारे में आपका नज़रिया कैसा है, तो उस चीज़ को दर्शाता है। तो ये आदर्शवाद आपने समझ लिया कि आदर्शवाद क्या होता है, और दूसरा उपागम भी आपने समझ लिया यहाँ पे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें। आदर्शवादी दृष्टिकोण, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है दृष्टिकोण या उपागम, कुछ भी आप इसको कह सकते हैं, लेकिन इसका मतलब यही है कि इनका पॉइंट ऑफ व्यू कैसा है किसी भी चीज़ को लेकर। स्पेशली हम यहाँ पे बात कर रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को लेकर, कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध के बारे में जो आपका आदर्शवादी उपागम है वो क्या कहता है। इसके बाद हम देखेंगे यथार्थवादी उपागम नेक्स्ट वीडियो में। तो अभी हम आदर्शवादी अप्रोच की बात कर रहे हैं कि आदर्शवादियों का क्या कहना है कि अंतर्राष्ट्रीय जो रिलेशन होते हैं, आपके इंटरनेशनल रिलेशन, वो कैसे होने चाहिए। तो इसके बारे में देखते हैं। सबसे पहले आदर्शवाद भविष्य के ऐसे अंतर्राष्ट्रीय समाज की तस्वीर पेश करता है जो शक्ति, राजनीति, अनैतिकता, हिंसा से सर्वथा क्या हो, मुक्त हो। आदर्शवादी चिंतक इन प्रश्नों पर विचार करते रहे हैं कि विश्व में न्याय और शांति कैसे स्थापित की जा सकती है, युद्धों का उन्मूलन कैसे किया जा सकता है और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग किस प्रकार विकसित हो सकता है। तो आदर्शवादी
जो थिंकर्स हैं, जो आपकी आइडियलिस्ट अप्रोच है, वो क्या बात करती है कि शक्ति की राजनीति ख़त्म होनी चाहिए, कि राजनीति का आधार क्या है, शक्ति पे आधारित नहीं होना चाहिए। दूसरा, अनैतिकता, हिंसा, इन दोनों चीज़ों से पूरी तरीके से मुक्त होना चाहिए। एक ऐसे समाज की, ऐसे संबंधों की ये कल्पना करते हैं जहाँ पे क्या है कि समाज, जहाँ पे जो इंटरनेशनल रिलेशन है आपके, वो पूरी तरीके से हिंसा से और अनैतिकता से मुक्त होने चाहिए। और ये न्याय और शांति कैसे स्थापित की जा सकती है, इस बात पे बल देते हैं। और युद्धों को ख़त्म कैसे किया जा सकता है, इस बात पे बल देते हैं। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं इसके बारे में। आगे देखिए, सन 1995 में कोंडरसेट क्या है, ये एक थिंकर है। और कोंडरसेट ने अपने ग्रंथ में एक ऐसी व्यवस्था की कल्पना की जिसमें ना युद्ध के लिए कोई स्थान था, ना विषमता के लिए। यहाँ पे था, मैं नहीं है, यहाँ पे ना होना चाहिए। तो ना तो यहाँ पे युद्ध के लिए कोई स्थान था और ना विषमता के लिए। उनमें अत्याचार के लिए उनसे उसने ये विश्वास प्रकट किया कि मनुष्य अपनी बुद्धि, शिक्षा और विज्ञान के उपयोग से इतनी उन्नति कर लेगा कि भावी मानव समाज में हिंसा, हत्या, अनैतिकता और शक्ति के लिए संघर्ष की भावना हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। तो कोंडरसेट ने क्या कहा है कि मनुष्य अपनी बुद्धि से, शिक्षा से और विज्ञान के उपयोग से इतनी उन्नति कर लेगा कि हिंसा और हत्या, अनैतिकता या फिर शक्ति के लिए संघर्ष की भावना पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी। बट यहाँ पे रियलिटी, आप सब लोग जानते हो कि रियलिटी में क्या हो रहा है। रियलिटी में आज साइंस को अगर हम देखते हैं तो साइंस काफ़ी तरक्की कर चुकी है और काफ़ी टेक्निक्स आ चुकी हैं और शिक्षा भी काफ़ी आगे बढ़ चुकी है। लेकिन क्या यहाँ पे हत्याएं ख़त्म हो पाई हैं? क्या यहाँ पे संघर्ष, जो इंटरनेशनल कन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, क्या वो ख़त्म हो पाए हैं? तो नहीं। लेकिन ये कल्पना करते हैं कि एक ऐसा समाज आगे होना चाहिए। अब ये क्या कहते हैं कि बुद्धि का विकास होगा, शिक्षा का विकास होगा, विज्ञान का विकास होगा, तो उससे क्या होगा कि हिंसा ख़त्म हो जाएगी, अनैतिकता ख़त्म हो जाएगी, युद्ध ख़त्म हो जाएंगे। लेकिन ऐसा वास्तव में नहीं है। तो ये एक कल्पनावादी समाज की यहाँ पे बात करते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि आपके आदर्शवादी उपागम की मूल मान्यताएं क्या हैं। तो सबसे पहली ये बात कहता है कि नैतिकता पर आधारित होने चाहिए। क्या आपके अंतर्राष्ट्रीय संबंध नैतिकता पर आधारित होने चाहिए। वहीं अगर आप यथार्थवादी को देखोगे तो यथार्थवादी अप्रोच क्या कहती है आपकी, कि जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध है वो आपके राष्ट्रीय हित पर आधारित होने चाहिए, कि आपका राष्ट्रीय हित तय करता है कि आपके संबंध किससे कैसे होंगे। तो लेकिन ये बात करता है कि जो आपके अंतर्राष्ट्रीय संबंध हैं वो नैतिकता पर आधारित होने चाहिए। दूसरा ये बात करता है सर्वाधिकारवादी दलों की समाप्ति। सर्वाधिकारवादी दल, जैसे कि अगर किसी देश में तानाशाही चल रही है, किसी देश में तानाशाही शासन है, तो उसको ख़त्म करने की बात करता है कि उसको पूरी तरीके से ख़त्म कर देना चाहिए। तो आपको पता होगा आज भी काफ़ी सारे देशों में इसी तरीके की तानाशाही चल रही है। चाइना में कह सकते हैं एक तरीके से एकल पार्टी सिस्टम है वहाँ पे। तो एक पार्टी सिस्टम है, वन पार्टी सिस्टम है, तो वहाँ पे क्या होता है कि एक ही दल का वहाँ पे सर्वाधिकार है, कि एक दल वहाँ पे संप्रभु है। और दूसरा एग्जाम्पल हम ले सकते हैं नॉर्थ कोरिया का। नॉर्थ कोरिया में आप सबको पता है कि वहाँ का जो शासक है किम जोंग, उसको तानाशाह बोला जाता है। लेकिन क्या आज पूरा विश्व मिलके भी उसकी तानाशाही को ख़त्म कर पा रहा है, उसका कुछ बिगाड़ पा रहा है? तो नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। जबकि आप देखेंगे कि बहुत सारी इंटरनेशनल संस्थाएं बनी हुई हैं, लेकिन कोई इस तानाशाही के शासन को आज तक ख़त्म नहीं कर पाया। तो
ये बात करता है कि सर्वाधिकारवादी दल को ख़त्म कर दिया जाए, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है। दूसरा, विश्व सरकार की स्थापना। अब ये बात करता है कि एक ऐसी सरकार की स्थापना हो जो क्या करे, पूरे विश्व को कंट्रोल कर सके। जैसे आज एक देश में सरकार होती है तो वो सरकार क्या करती है, पूरे देश को कंट्रोल करती है। पूरे देश में जो है किस तरीके के कानून बन रहे हैं, तो जो कानून बनाए जा रहे हैं उनको फॉलो करना होगा सबको। कोई नहीं मानेगा तो उसको दंड दिया जाएगा। तो ये एक ऐसी ही सरकार की बात करते हैं। आदर्शवादी उपागम क्या बात करते हैं कि एक ऐसी सरकार हो और उसके कुछ नियम कानून बनाए जाएं जो क्या है, पूरे विश्व में जितने भी देश हैं वो सब इन नियम कानूनों को माने। लेकिन इसीलिए चाहते थे कि एक ऐसी अंतर्राष्ट्रीय संस्था की स्थापना की जाए। अब क्या आप कह सकते हैं कि यूएनओ एक ऐसी संस्था है? तो यूएनओ एक ऐसी संस्था नहीं है। यूएनओ में हालांकि बहुत सारे देश शामिल हैं, लेकिन यूएनओ में क्या है कि उसका जो डिसीजन होते हैं वो बाध्य नहीं होते हैं किसी पे। उसको मानना या ना मानना, अगर मान लो अगर कोई देश नहीं मानता है तो यूएनओ उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकता। हालांकि कहा जाता है कि जैसे यूएनओ के पास सिक्योरिटी काउंसिल में नाटो की सेनाएं हैं। नाटो एक संस्था है, अपने आप में एक सैन्य गुट है, तो नाटो की काफ़ी सारी सेनाएं हैं, लेकिन नाटो की सेनाएं भी मिलकर किसी देश पे अटैक नहीं कर सकती, क्योंकि आज क्या है, सभी के पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं। तो अगर किसी ने न्यूक्लियर वेपन फोड़ दिया किसी के ऊपर तो उससे क्या है, कन्फ्लिक्ट और बढ़ जाएगा, पूरा विश्व ही ख़त्म हो जाएगा। तो इस तरीके के काम आज नहीं किए जा सकते हैं। अब ये कह सकते हैं, अब ये पहले हमने यहाँ पे देखा था कि ये बात करते हैं कि जब विज्ञान इतना विकसित हो जाएगा तो क्या होगा, अंतर्राष्ट्रीय जो संघर्ष है वो ख़त्म हो जाएंगे। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय दूसरी तरफ ये बात करते हैं कि सर्वाधिकारवादी दलों की समाप्ति। जब साइंस के अब न्यूक्लियर वेपन्स जो हैं वो किसका परिणाम है, साइंस के विकास होने का ही तो, कि साइंस इतनी ज़्यादा डेवलप हो गई कि उन्होंने ऐसे हथियार बना दिए जो एक बार में ही पूरे विश्व को ख़त्म कर सकते हैं। तो क्या उससे अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष ख़त्म हो गए? नहीं ख़त्म हुए, लेकिन एक तरीके से कह सकते हैं कि उससे युद्धों की जो संभावना थी, जो वॉर होने की संभावना थी, वो थोड़ी कम हो गई है। दूसरी बात करता है ये युद्ध और हिंसा का खात्मा। अब देखिए, इंटरनेशनल रिलेशन में कभी भी युद्ध और हिंसा वो पूरी तरीके से ख़त्म नहीं हो सकते। हाँ, उनको थोड़ा कम किया जा सकता है, लेकिन वो पूरी तरीके से ख़त्म नहीं हो सकते हैं, क्योंकि कन्फ्लिक्ट आप देखते हैं कि एक देश के दूसरे के देश के साथ चलते ही रहते हैं कहीं ना कहीं। तो युद्ध और हिंसा पूरी तरीके से ख़त्म नहीं हो सकते, लेकिन ये बात करते हैं कि युद्ध और हिंसा पूरी तरीके से ख़त्म हो जाए। दूसरी ये बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की स्थापना। अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की स्थापना, तो आज आप देखेंगे कि काफ़ी सारी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बनी हुई हैं, लेकिन उनके होने से भी आप वॉर को नहीं रोक पाए हैं, या जो इंटरनेशनल कन्फ्लिक्ट चल रहे हैं उनको नहीं रोका जा सकता। तो वो आज तक कितने देशों के आपस में कन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, तो उनका खात्मा नहीं हो पाया है। हालांकि काफ़ी सारी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं आज बन चुकी हैं। नेक्स्ट हम यहाँ पे देखते हैं यथार्थवाद का विरोधी। तो यथार्थवाद का तो ये विरोधी होगा ही होगा। यथार्थवाद आदर्शवाद का अपोजिट है और आदर्शवाद यथार्थवाद का अपोजिट है। अब जहाँ यथार्थवाद बात करता है कि शक्ति पे फोकस करता है, यथार्थवादी जो आपकी अप्रोच है वो शक्ति पे फोकस करती है, और यहीं आपका जो आदर्शवादी अप्रोच है वो बात करता है शांति की। तो एक तो बात कर रहा है शक्ति की, कि राष्ट्रीय हित की और शक्ति की, कि कैसे भी करके जो आपका राष्ट्रीय हित है वही आपकी शक्ति है। और दूसरी तरफ एक तो शक्ति की बात करता है और दूसरा शांति की बात करता है। तो इस तरीके से क्या है, ये पूरी तरीके से यथार्थवाद का विरोधी हुआ। तो ये बात आपको याद रखनी है, इसकी मूल मान्यताएं क्या हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं इसमें थिंकर्स के बारे में।
इसके थिंकर्स बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। जितनी भी अप्रोचेस आपको पढ़नी है उनमें आपको ध्यान में रखना है कि कौन कौन से ऐसे थिंकर्स हैं जो आपकी इस अप्रोच से जुड़े हुए हैं। तो चाहे आप कोई सी भी अप्रोच पढ़ें, जितनी भी अप्रोच आपके जो अप्रोचेस का टॉपिक है आईआर का, एनटीए का, तो उसको आपने ध्यान में रखना है कि कौन कौन से थिंकर्स हैं जो किस विचारधारा से कौन कौन से थिंकर्स जुड़े हैं। तो बेसिकली इतना आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसके जो थिंकर्स हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। दूसरा आपको याद रखनी है इसमें कोटेशन। जितनी भी कोटेशन हैं आपके जितने भी आपके जो टॉपिक हैं या जितने भी आपके यहाँ पे अप्रोचेस लगी हैं, तो उन सभी अप्रोचेस में जो भी आपकी कोटेशन है, चाहे वो किसी भी थिंकर्स ने दी हो, सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि कौन सा थिंकर्स जुड़ा है, आपकी किस अप्रोच से जुड़ा है। और दूसरा आपने याद रखना है, अगर उन्होंने कोई कोटेशन दी है तो उसको आपको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है यहाँ पे, क्योंकि अप्रोचेस और थिंकर्स इसमें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एनटीए के एग्ज़ाम में, नेट के एग्ज़ाम में बेसिकली आपके थिंकर्स और आपकी जो आपकी कोटेशन है उनको बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो इस चीज़ को आपने बिल्कुल इग्नोर नहीं करना है। थिंकर्स की हम बात करें, वुड्रो विल्सन जो आपको पता है अमेरिका के जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था, तो उसके ख़त्म होने के बाद जो है वुड्रो विल्सन उस टाइम पे वहाँ के अमेरिका के राष्ट्रपति हुआ करते थे। तो इन्होंने ही राष्ट्रसंघ की स्थापना भी की थी। राष्ट्रसंघ जो नाम दिया था वो इन्होंने ही दिया था। और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर होने के बाद जो राष्ट्रसंघ की स्थापना की थी वो इन्होंने ही की थी। और वो क्यों की थी? क्योंकि आपने देखा कि जो आपका आदर्शवादी उपागम है वो क्या बात करता है कि युद्धों को ख़त्म करने के लिए, जो कन्फ्लिक्ट है, संघर्ष को ख़त्म करने के लिए हमें अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की स्थापना करनी चाहिए। और क्योंकि आपके जो यहाँ पे जो वुड्रो विल्सन है, तो वुड्रो विल्सन जो हैं वो आपके आइडियलिस्ट अप्रोच से जुड़े हैं। तो दैट्स वाई जो है इन्होंने एक राष्ट्रसंघ की स्थापना की थी, ताकि एक ऐसी संस्था बनाई जाए जिससे क्या है पूरी वर्ल्ड पे कंट्रोल किया जा सके और ऐसे नियम कानून बनाए जा सके जिससे क्या है इंटरनेशनल कन्फ्लिक्ट को कम किया जा सके, होने वाले जो वॉर हैं उनको रोका जा सके। बट ऐसा नहीं हुआ। आपको पता है कि राष्ट्रसंघ 1920 में बना था और उसके बाद भी आपका 1939 में आपका सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो गया था और जो राष्ट्रसंघ था वो पूरी तरीके से फेल हो गया था। तो दूसरा आपके यहाँ पे जुड़े हैं क्विंसी राइट। अच्छा, वुड्रो विल्सन के बारे में एक बात आपको और ध्यान में रखनी है, आइडियलिस्ट अप्रोच जो है वो वुड्रो विल्सन की ही देन है और ऊपर से फादर ऑफ पब्लिक एड भी इनको बोला जाता है। तो ये पब्लिक एड से भी जुड़े हैं और आपके यहाँ पे जो आदर्शवादी उपागम है उससे भी जुड़े हैं। दूसरे थिंकर्स यहाँ पे लगे हैं आपके क्विंसी राइट को आपने याद रखना है। और यहाँ पे बर्ट्रांड रसेल जुड़े हैं, माइकल डोले जुड़े हैं और फ्रांसिस फुकुयामा जुड़े हैं। तो ये जितने भी थिंकर्स हैं वो आपको याद रखने हैं। ये सारे के सारे थिंकर्स आपके आदर्शवादी अप्रोच से जुड़े हैं, तो इनको आपने ध्यान में रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है आलोचना। चाहे कोई सी भी अप्रोच लगी हो, चाहे कोई सा भी थिंकर्स हो, पर उसकी आलोचना कहीं ना कहीं ज़रूर की जाती है। तो आलोचनाओं को भी आपने इग्नोर नहीं करना है, आलोचना को भी आपने ज़रूर पढ़ना है। तो यहाँ पे देखते हैं कि आदर्शवादी उपागम की क्या आलोचना हुई है। तो यहाँ पे कहते हैं कि आदर्शवादी व्यवस्था तभी संभव हो सकती है जब सभी राज्य पारस्परिक संबंधों में बल, उस सैनिक शक्ति के प्रयोग का परित्याग कर दें, इसके स्थान पर नैतिक सिद्धांतों का पालन करें, किंतु ये निकट तो क्या सुदूर भविष्य में भी संभव नहीं है। ये प्रतीत नहीं होता और भविष्य में भी संभव प्रतीत नहीं होता है। दूसरा, आदर्शवादी व्यवस्था लाने के लिए उग्र सैनिकवादी हिंसक शक्तियों का
पूरा दमन और विरोध किया जाना चाहिए, जो कि संभव नहीं है। ये सिद्धांत के अनुरूप राज्यों में उदात्त नैतिक सिद्धांतों के पालन की आशा रखना मृगमरीचिका मात्र है। यहाँ पे आपका उदात्त है, यहाँ पे उदास लिखा है, ये गलत लिखा है। तो यहाँ पे आपका है उदात्त नैतिक सिद्धांतों के पालन की आशा करना मृगमरीचिका मात्र है। तो देखिए, जो आदर्शवादी जो थिंकर्स हैं, जो आदर्शवादी अप्रोच है आपकी, वो बात करती है कि एक ऐसा समाज होना चाहिए, एक ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए जहाँ पे वॉर बिल्कुल ना हो और नैतिकता पे आधारित हो और कन्फ्लिक्ट पूरी तरीके से ख़त्म हो जाए और वॉर पूरी तरीके से ख़त्म हो जाए। पर ये एक कल्पना है, क्योंकि एक ऐसी व्यवस्था स्थापित नहीं हो सकती, चाहे आप कितनी भी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की स्थापना कर लो, चाहे कितना भी मनुष्य, क्योंकि मनुष्य का जो व्यवहार है वो वास्तव में इतना नैतिक है ही नहीं कि मनुष्य जो है वो वॉर करना छोड़ दे, कन्फ्लिक्ट ना हो, तो एक ऐसी व्यवस्था स्थापित नहीं की जा सकती। तो ये क्या है, सिर्फ एक कल्पना है। तो इसी को लेकर स्पेशली जो इसकी आलोचना की जाती है वो इसीलिए की जाती है क्योंकि ये कल्पनावादी, जैसे गांधी जी बात करते थे राम राज्य की, तो क्या राम राज्य स्थापित हो सकता है? क्या एक इतना अच्छा राज्य स्थापित हो सकता है? तो नहीं हो सकता, ये कल्पना है। अब जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम आदर्शवादी और दूसरी तरफ यथार्थवादी, तो यहाँ पे हम बात करें आदर्शवादी जो अप्रोच है आपकी, और दूसरी तरफ हम बात करें यथार्थवादी की, यथार्थवादी। तो देखिए, आदर्शवादी और यथार्थवादी एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि 1947 से पहले जब हमारी आज़ादी की लड़ाई चल रही थी, तो उस टाइम पे गांधी जी क्या बात करते थे? गांधी जी को हम कह सकते हैं वो आदर्शवादी थे। गांधी जी बात करते थे कि सत्य और अहिंसा के मार्ग पे चल के हमें स्वतंत्रता मिल सकती है। वहीं जो उग्रवादी नेता थे वो क्या बात करते थे कि अंग्रेज़ों के आगे हम सत्य और अहिंसा उनको सिखा के या हम उनके सामने भीख मांग के आज़ादी कभी नहीं ले सकते। तो दोनों की अपनी अपनी सोच थी यहाँ पे। एक कहते थे कि हमें लड़ना पड़ेगा, हमें क्रांति करनी पड़ेगी, हमें हथियारों का इस्तेमाल करना पड़ेगा, तब हमें आज़ादी मिल सकती है। दूसरा गांधी जी कहते हैं कि नहीं, सत्य अहिंसा करके, अनशन करके और एक तरीके से ऐसे योग आंदोलन जो किया था उन्होंने कि चीज़ों का बहिष्कार करके, विदेशी चीज़ों का बहिष्कार करके क्या है, हम अंग्रेज़ों को अपने सामने झुका सकते हैं और वो हमें आज़ादी दे देंगे। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। हाँ, ये है कि दोनों को चीज़ों को मिला के एक तरीके से पॉसिबिलिटी बनती है कि अपना काम पूरा किया जा सकता है, निकाला जा सकता है। लेकिन पूरी तरीके से आदर्शवादी तरीके से भी आज़ादी कभी नहीं मिल सकती थी। तो दोनों ही चीज़ों का होना ज़रूरी है। तो यहाँ पे आदर्शवादी जो आदर्शवादी आपकी अप्रोच है उसकी आलोचना इसी चीज़ को लेके की जाती है कि आदर्शवाद जिस तरीके की बात करता है, आज के समाज में या पहले के समाज में भी ऐसा होना पॉसिबल नहीं था और ना आज है पॉसिबल। और एक ऐसी व्यवस्था कभी स्थापित नहीं हो सकती जिसमें बिल्कुल ही संघर्ष ही ना हो, पूरी तरीके से नैतिक हो। ऐसी व्यवस्था कभी स्थापित नहीं हो सकती। ठीक है। तो फ्रेंड्स, ये बात हो गई आपकी आदर्शवादी अप्रोच के बारे में। तो आदर्शवादी अप्रोच को आपने एक बार बुक से भी पढ़ना है और जितने भी आपको वहाँ से कोटेशन मिलती हैं, जो भी थिंकर्स मैंने बताए हैं, तो या और भी अदर कोटेशन जितनी भी आपको मिलती हैं वहाँ से, उनको आपने नोट कर लेना है। और उसके बाद इसके जो थिंकर्स हैं उनको आपने अच्छे से याद रखना है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।